Yes, take out illustration number 3, page number 22.15. Carry from the following trial balance, you are required to prepare a trading and profit and loss account and balance sheet as on that date. ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। एडजस्टमेंट में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹36,000, प्राइवेट परचेज ऑफ अमाउंटिंग टू 5,000। तो ये परचेज पे एडजस्टमेंट है, तो परचेज पे टिक लगाओ। ऊपर परचेज पे एडजस्टमेंट है, परचेज पे टिक लगाओ। क्या कह रहा है? मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स पे टिक लगाओ। फिर क्या कह रहा है आगे? अ न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग ₹4,000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट पे टिक लगाओ, एडवर्टीजमेंट पे टिक लगाओ। और फिर कह रहा है डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 10%। तो फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे टिक लगाओ। अब इसका अपन को क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अपन एक तो बनाएंगे इसका ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां लिखेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended, trading account for the year ended 31st March 2017, particular amount, particular amount। फिर अपन बताएंगे इसकी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, particular amount, particular amount। उसके बाद फिर अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहां लिखेंगे अपन बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017, liabilities amount, assets, assets amount, फिर वर्किंग नोट है। तो ये वर्किंग नोट में एक में तो अपन कैलकुलेट करेंगे क्या? क्लोजिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। और दूसरे में अपन कैलकुलेट करेंगे बैलेंस ऑफ प्रोविजन, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो, सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक को अपन कहा लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में सबसे ऊपर आपका आता है ओपनिंग स्टॉक। तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक आपका? 25,000। उसके बाद फर्नीचर आपको दे रखा है 16,000 का। तो पॉइंट नंबर 5 में, एडजस्टमेंट के पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है कि इस पर डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। तो फर्नीचर आपका असेट होता है, तो इसको अपन लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्नीचर। कितने का फर्नीचर है आपका? 16,000 रुपीज का फर्नीचर है। हमें इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो यहां से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 16,000 का 10%। 16,000 का 10% कितना होता है? 1600। तो 1600 का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14,400। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन डेबिट कर देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था डेप्रिसिएशन? 1600। यहां लिखेंगे अपन कितना? 1600।
उसके बाद परचेज आपको दे रखी है, इसमें एक एडजस्टमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे परचेज कहाँ लिखते हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में कितनी परचेज है, 5,55,300। क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू 5,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। प्राइवेट परचेज मतलब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीदे थे, तो एंट्री क्या करनी थी अपन को, किसको डेबिट करना था, ड्राइंग अकाउंट को क्या करना था, डेबिट करना था। अब अपन ने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करने के बजाय क्या करा, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। प्राइवेट परचेज करी थी, तो प्राइवेट परचेज के केस में ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना था, बट ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अपन ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। यानी इस परचेज के अंदर हमारे ओनर की 5,000 की परचेज इंक्लूड है, तो जो ड्राइंग्स है उसको अपन ट्रेडिंग पैनल में नहीं दिखाते, तो लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग ऑफ गुड्स। ड्राइंग ऑफ गुड्स कितना है आपका 5,000, और ये आपकी ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में अपन कैपिटल लिखेंगे अभी, तो जो ड्राइंग्स होती हैं, जो भी ड्राइंग्स होती हैं उसको अपन कैपिटल में से क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। तो यहां लेस करेंगे अपन ड्राइंग ऑफ गुड्स। ड्राइंग ऑफ गुड्स कितना 5,000। समझ में आई बात, दोबारा समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 2 कह रहा था प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹5,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मतलब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीदे, तो उसकी एंट्री क्या करनी थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। लेकिन ड्राइंग अकाउंट की डेबिट करने के बजाय यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, यानी ओनर की जो प्राइवेट परचेज है वो इस परचेज में इंक्लूड हो गई। तो जो ड्राइंग्स होती हैं उसको अपन ट्रेडिंग पैनल में शो नहीं करते, तो इसलिए इस परचेज के अंदर जो ओनर की प्राइवेट परचेज थी वो मैंने लेस कर दी, और ये मेरी ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स को अपन क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो ये कैपिटल में से लेस कर दिया मैंने, ड्राइंग ऑफ गुड्स कितना 5,000। नेक्स्ट, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 5,05,300। नेक्स्ट है आपका कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड, कितना दे रखा है कैरेज इनवर्ड आपका 4,700। बैड डेब्ट्स, अब इस पे एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर। तब उसके लिए मैंने ये वर्किंग नोट बनाया। क्या बताया था कैसे बनेगा ये वर्किंग नोट, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स। यहाँ कौन से बैड डेब्ट्स आएंगे, जो कि आपको गिवन है कहाँ पे, विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो देखो आपके ट्रायल बैलेंस में कितने दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स कितने दे रखे हैं 1,800। फिर इसमें अपन ऐड करते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से, विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से, विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट। तो नीचे एडजस्टमेंट में आपको कोई फर्दर बैड डेब्ट्स गिवन नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट में आपको कोई फर्दर बैड डेब्ट्स गिवन नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे अपन नील, यहां लिख देंगे अपन नील, कोई फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं है। फिर अपन लेस करते हैं क्या, ओल्ड प्रोविजन। क्या लेस करते हैं अपन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये जो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ये कहां पे गिवन होता है, इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। चेक करो ट्रायल बैलेंस में, देखो जरा, गिवन इन ट्रायल बैलेंस है क्या, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,100। फिर इसमें अपन ऐड क्या करते हैं, अपन इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब ये न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे निकलता है, डेटर
माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इंटू रेट, तो क्वेश्चन में डेटर्स देखो कितने के हैं, डेटर्स देखिए 80,000 के, क्वेश्चन में डेटर्स आपको गिवन है कितने के, 80,000 के। फर्दर बैड डेब्ट्स कहाँ होते हैं, नीचे एडजस्टमेंट में नहीं है तो 0 इंटू रेट। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा था, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर, कितना परसेंट बनाना था, 5%। तो 80,000 का 5%, 80,000 का 5% निकालेंगे तो यह आएगा आपका कितना, 4,000, कितना आएगा आपका 4,000। अब ये एडलेस करेंगे, 1800 में से माइनस करेंगे 2100 और प्लस करेंगे 4,000, तो ये आएगा 3,700। पॉजिटिव आ रहा है तो इसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कहां डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आया था, 3,700। और क्या एडजस्टमेंट होगा इसका, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपन लिखेंगे डेटर्स, बैलेंस शीट में अपन लिखेंगे डेटर, कितने के डेटर हैं, 80,000 के। और इसमें से क्या लेस कर देंगे अपन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो व्हाट इज न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है आपका कितना, 4,000। तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना, 76,000। दोबारा देख लीजिए क्या किया। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा था मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5% ऑन डेटर। तो उसके लिए अपन ने वर्किंग नोट बनाया प्रोविजन का बैलेंस निकालने के लिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। कैसे निकाला, सबसे पहले अपन ने लिखे बैड डेब्ट्स विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, कितना है 1800। फिर अपन इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स जो आपको गिवन होते हैं नीचे एडजस्टमेंट में। तो इस क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में कोई फर्दर बैड डेब्ट्स गिवन नहीं है तो निल। लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये कहां पे गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था कितना, 2100। फिर ऐड करते हैं अपन इसमें न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो न्यू प्रोविजन कैसे निकलता है, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट। तो डेटर आपका कितना है 80,000, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं 0 इनटू रेट, रेट कितना है 5%, तो ये आ गया 4,000। अब ये एडजस्ट करके पॉजिटिव आ रहा है तो ये प्रॉफिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का बैलेंस है। तो इसको अपन ने क्या करा, पीएनएल में डेबिट कर दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,700। और बैलेंस शीट में अपन लिखेंगे डेटर कितने 80,000, उसमें से लेस कर देंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो न्यू प्रोविजन कितना है, दिस इज योर न्यू प्रोविजन, ये नहीं है, दिस इज योर न्यू प्रोविजन कितना है 4,000। तो ये आ जाएंगे कितने 76,000। क्लियर। नेक्स्ट आपको दे रखा है वेजेस। तो वेजेस आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको अपन लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस। वेजेस आपको दे रखी है कितने की 52,000। वेजेस के बाद डेटर्स, तो इसका डेटर्स का एडजस्टमेंट अपन ने कर लिया है। फिर है आपका सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को या तो सेल्स में से लेस कर दो क्रेडिट साइड में, या फिर उसको डेबिट साइड में दिखा दो, एक ही बात है। कितना है सेल्स रिटर्न 15,000। रेंट, तो रेंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। साइलेंस के केस में रेंट को ऑफिस का रेंट मानते हैं एंड ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, तो रेंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इट इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना है 3,400। सैलरी, सैलरी भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी सैलरी है 68,000। कैश, कैश आपका असेट है, कौन सा असेट है, करंट असेट है, तो अपन यहां लिखेंगे कैश। कितना कैश है 8,900। ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को क्या करते हैं क्या, इधर वर्किंग नोट में
कैपिटल में से लेस कर देते हैं अपन ड्राइंग्स, तो यहाँ पे कैपिटल में से लेस कर देंगे ड्राइंग। कितने की ड्राइंग्स हैं? 14,000। फिर आपको दे रखी है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आपकी एसेट होती है, बिल्डिंग इज योर फिक्स एसेट, तो एसेट्स को कहाँ दिखाते हैं अपन? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कितना है? 1,60,000। एडवर्टाइजमेंट, अब इस पे एक एडजस्टमेंट है, देखिएगा ध्यान से। एडवर्टाइजमेंट कितने का दे रखा है? एडवर्टाइजमेंट आपको, एडवर्टाइजिंग आपको दे रखी है 10,000 की। पॉइंट नंबर 4 में क्या इंक्लूड है? अ न्यू साइन बोर्ड। ये साइन बोर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा शॉप्स के ऊपर, ये जो शोरूम्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, इनके ऊपर इनके बोर्ड लगे होते हैं जिनमें इनका नाम लिखा होता है, तो वो आपके साइन बोर्ड्स कहलाते हैं। तो इस ये जो 10,000 का एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर क्या इंक्लूड है? साइन बोर्ड इंक्लूड है। साइन बोर्ड इंक्लूड है कितने का? 4,000 रुपीज का साइन बोर्ड इंक्लूड है। अब ये जो आपका साइन बोर्ड है ना, ये जो आपका साइन बोर्ड है, ये आपका फिक्स एसेट होता है, या फिर यूं अपन ऐसे बोल सकते हैं, ये जो साइन बोर्ड है ये आपकी फिटिंग्स में आता है, इट इज योर फिटिंग। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फर्नीचर और एक होती है फिटिंग। क्या डिफरेंस होता है बिटवीन फर्नीचर एंड फिटिंग्स? फर्नीचर वो होता है जिसको आप मूव कर सकते हो, और फिटिंग वो होती है जो दीवार में लग जाती है, कहीं भी फिक्स हो जाती है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। जैसे बोर्ड है, ये साइन बोर्ड है, तो ये शॉप के ऊपर लग जाता है, इसको बार बार हिला थोड़ी सकते हो आप, इसको मूव थोड़ी कर सकते हो, तो ये साइन बोर्ड आपका फिटिंग है। और ये जो फिटिंग्स हैं ये आपके फिक्स एसेट्स में आते हैं। ये जो फिक्स फिटिंग है ये आपके किसके अंदर, ये क्या होते हैं? आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट था 10,000 का, इसके अंदर गलती से 4,000 रुपए का एक न्यू साइन बोर्ड इंक्लूड हो गया, तो ये तो 4,000 रुपए का जो न्यू साइन बोर्ड है तो आपकी फिटिंग है, और फिटिंग आपके क्या होते हैं? फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट्स को अपन कहां शो करते हैं? फिक्स एसेट्स को अपन शो करते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो यहां बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे साइन बोर्ड। साइन बोर्ड कितना? 4,000। अब इसके अंदर एक और एडजस्टमेंट हो गया। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, रीड पॉइंट नंबर 5। डेप्रिसिएशन लगाना था फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे, तो अभी मैंने आपको क्या बताया? ये दिस साइन बोर्ड इज योर फिटिंग, तो नीचे पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फिटिंग्स के ऊपर भी क्या लगाना है? 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। कितना? 400, तो कितना आ गया यहाँ पे? 3,600। और ये जो डेप्रिसिएशन है इट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन साइन बोर्ड, टू डेप्रिसिएशन ऑन साइन बोर्ड। कितना डेप्रिसिएशन लगा है साइन बोर्ड पे? 400 का। और अब 10,000 में से 4,000 का तो साइन बोर्ड हो गया, अब जो रिमेनिंग बचा, दिस इज योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, दिस इज योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपका क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये 6,000, अब जो रिमेनिंग 6,000 है इट इज योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको अपन कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एडवर्टाइजिंग। कितना बचा रिमेनिंग? 6,000। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई सा भी इंटरेस्ट हो, ऑल इंटरेस्ट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कितना है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट? इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है? 7,000। फिर सेल्स आपको दे रखी है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट। बाय सेल्स अकाउंट कितना है? 7 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर आपकी क्या होती है? क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, तो कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर इज योर करंट लायबिलिटी। कितनी है? 72,500। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो योर करंट लायबिलिटी, तो यहां लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना दे रखा है? 50,000। उसके बाद प्रोविजन, तो प्रोविजन का एडजस्टमेंट कर चुके हैं।
डिस्काउंट आपको दे रखा है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट दे रखा है मतलब ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ इनडायरेक्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ इनडायरेक्ट इनकम। और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। कितना है, 500। फिर आपको दे रखी है कैपिटल, तो कैपिटल को क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट में कितनी कैपिटल है, 2 लाख रुपीस की। फिर आपको दे रखी है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को या तो परचेज में से लेस करके दिखा दो डेबिट साइड में, या फिर आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दो, एक ही बात है। तो बाय परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न आपका 20,000। उसके बाद हो गया ये पॉइंट नंबर 1 एडजस्टमेंट का। क्लोजिंग स्टॉक है 36,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, तो यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आपका, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 36,000 का। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, दूसरा इसको अपन क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 36,000। पॉइंट नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। एंड तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका कितना, 1,09,000। एंड दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना है, 1,09,000, 1,09,000। ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट का कम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो आपका क्या कहलाता है, नेट लॉस। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो आपका क्या कहलाता है, नेट लॉस। तो ये बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मतलब ये डेबिट साइड के टोटल में से मैंने क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करा, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4,600। तो इसको अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में इसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो अपन ने वर्किंग नोट बनाया था, तो वर्किंग नोट में नेट लॉस को क्या करते हैं अपन, माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देंगे नेट लॉस, कितने का नेट लॉस है, 4,600 का। ये एडलेस करेंगे, तो ये एडलेस करके आपकी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल, क्या आ जाएगी आपकी, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी आ रही है 1,76,400, 1,76,400। तो इसको अपन बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 1,76,400, और ये बैलेंस शीट की असेट और लायबिलिटी क्या होगी, इक्वल आ जाएगी। समझ में आई बात। नेक्स्ट निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 रीड करो। देखो
क्या कहते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राम कुमार यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड बैलेंस शीट, और आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। एडजस्टमेंट्स पढ़िए, क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5% एंड कंप्यूटर बाय 10%। तो टिक लगाओ ऊपर, किस पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट एक तो फर्नीचर पे और कंप्यूटर पे है, तो फर्नीचर और कंप्यूटर पे टिक लगाओ, फर्नीचर और कंप्यूटर पे टिक लगाओ। तो कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितने की, 1200 की, तो ऊपर सैलरी पे टिक लगाओ, सैलरी पे टिक लगाइए। उसके बाद क्या कह रहा है आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2013। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पे टिक लगाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम पे एडजस्टमेंट, इस पे टिक लगाओ। फिर कह रहा है वेजेस हैज बीन पेड अप टू 30th June 2013। तो वेजेस पे एडजस्टमेंट है, तो वेजेस पे टिक लगाओ, वेजेस पे एडजस्टमेंट है, तो वेजेस पे टिक लगाओ। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर। आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, 5% ऑन डेटर्स, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे एडजस्टमेंट है, तो उस पर टिक लगाओ। उसके बाद फिर कह रहा है स्टॉक ऑन 31st March 2013 इज 19,400। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, तो अपन को इसका क्या बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी, क्या बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट अपन को इसकी प्रिपेयर करनी है। देखो ये तो आपकी क्या होगी, बैलेंस शीट हो गई, तो यहां लिखेंगे अपन बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013, 31st March 2013, liabilities amount, assets amount। फिर वर्किंग नोट है, यहां पर बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और फिर वर्किंग नोट अपन बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। इधर अपन बनाएंगे डेबिट क्रेडिट, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013, particular amount, और ये है हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यह लिखेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर
for the year ended 31st March 2013. Particular amount देखो, सबसे पहले आपको कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल को अपन कहाँ लिखते हैं? वर्किंग नोट में लिखते हैं कैपिटल को। तो इधर कैपिटल के लिए वर्किंग नोट बनाए, वहां लिखेंगे कैपिटल। कितनी कैपिटल आपको गिवन है? कैपिटल आपको दे रखी है 50,000 की। नेक्स्ट आपको दे रखा है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को अपन क्या करते हैं? इस वर्किंग नोट में कैपिटल में से लेस कर देते हैं अपन ड्राइंग। तो कैपिटल में से लेस कर देंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपको दे रखी है कितने की? 10,000 की। फिर आपको दे रखे हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 5। क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर। अब इसका एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के लिए अपन बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट। तो उसके लिए अपन ये वर्किंग नोट बना रहे हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले? बैड डेट्स। कौन से बैड डेट्स? विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। चेक करो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स हैं क्या? दे रखे हैं, दिख गए? ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स दे रखे हैं कितने के? 600 रुपीज के। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको बैड डेट्स गिवन है कितने के? 600 रुपीज के। फिर अपन इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स। क्या ऐड करते हैं इसमें अपन? फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कौन से होते हैं? विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, बट एडजस्टमेंट में आपको कोई फर्दर बैड डेट्स गिवन नहीं है, तो नील। फिर लेस करते हैं इसमें से क्या अपन? ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये कहां पे गिवन होता है? इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो देखो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है क्या? दिखा आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्वेश्चन में गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको गिवन है 1,000 रुपीज का। कितना है? 1,000 रुपीज का। और इसमें अपन ऐड करते हैं क्या? न्यू प्रोविजन। ऐड करते हैं क्या? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे निकलता है? डेटर्स कितने हैं क्वेश्चन में? 24,000 माइनस फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स नहीं है क्वेश्चन में। फर्दर बैड डेट्स कहां पे होते हैं? नीचे एडजस्टमेंट में होते हैं। नीचे एडजस्टमेंट में कोई फर्दर बैड डेट्स नहीं है, 0 इंटू रेट। क्या कह रहा था पॉइंट नंबर 5 में? कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है कितना? 5% ऑन डेटर। तो 24,000 का 5% ऑफ 24,000 कितना होता है? 1,200। अब ये एडलेस करेंगे, तो ये एडलेस करके आपका 800 आ रहा है, पॉजिटिव 800 आ रहा है। तो यानी आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस कितना है? 800 है। कितना है? 800 है। तो इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 800। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 800। और बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर्स। कितने हैं डेटर्स आपके पास? 24,000 के डेटर्स हैं। इसमें से लेस करेंगे अपन क्या? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो व्हाट इज न्यू प्रोविजन? ये दिस इज योर न्यू प्रोविजन 1200। तो लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जो 800 रुपीज अपन ने निकाला है ये तो बैलेंस है प्रोविजन अकाउंट का, और यहाँ डेटर में से क्या लेस होता है? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बचेगा लेस हो गई? ये 22,800। फिर आपको साथ में क्रेडिटर्स भी गिवन थे। तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स आपको गिवन है कितने के? क्रेडिटर्स आपको गिवन है 16,000 के। उसके बाद 6% लोन दे रखा है, तो लोन भी आपकी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस है, तो 6% लोन कितना है? 10,000। अब सुनो ध्यान से, व्हाट इज मीन बाय 6% लोन? आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6% लोन 10,000। क्या है ये 6%? व्हाट इज दिस 6%? तो किसी भी लोन के आगे जब कोई परसेंटेज लगी होती है, जैसे यहां लगी है, इसका मतलब ये होता है कि इस लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना है। इस लोन पे हमें क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। कितना? 6% की रेट से। तो किसी भी लोन के अगर आगे कोई रेट लिखी हुई है, कोई परसेंटेज लिखी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो लोन आपने लिया है, इस पे आपको इस रेट से इंटरेस्ट पे करना है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है 6% लोन 10,000, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो 10,000 रुपीज का लोन ले रखा है, हमें इस पे 6% की रेट से क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो 10,000 का 6% कितना होता है? 600। अब जरा चेक करना कहीं दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में दिखा आपको? इस 6% लोन के जस्ट नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 300। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है आपको कितना? ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है आपको कितना? 300। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो बनता तो कितना है? 600। तो 600 में से 300 तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब ये तो आपने पे कर दिया, और जो रिमेनिंग 300 है ये आपने पे नहीं करा, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। ये आपका क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। लेकिन जब अपन अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वो एक्रूअल कंसेप्ट पे बनता है। एंड एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, एनी एक्सपेंस which is related to current year whether paid or not is shown in profit and loss account और trading account। तो इंटरेस्ट अभी मैंने आपको बताया था, कोई सा भी इंटरेस्ट हो, सारे इंटरेस्ट आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या लिखते हैं? पीएनएल में। तो आप यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट कितना है? 300, जबकि करंट ईयर का इंटरेस्ट बनता कितना है? 600। तो पीएनएल में तो करंट ईयर का सारा खर्चा आपको शो करना है, वेदर पेड और नॉट। तो बाकी का 300 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 300। तो टोटल ये शो हो गया कितना? 600। और ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये अभी तो नहीं पे करा, बट फ्यूचर में पे करना है, तो मतलब ये आपकी लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 300। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है कैश। तो कैश आपका करंट एसेट है, कैश इज योर करंट एसेट, तो इसको यहां लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर आपको प्रोविजन दे रखा है, इसका एडजस्टमेंट अपन कर चुके हैं। वेजेस पे एडजस्टमेंट था आपका। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो वेजेस के लिए। रीड पॉइंट नंबर 4। क्या कह रहा है? वेजेस इज पेड अप टू 30 जून 2013। तो आपकी वेजेस कितनी है? 6,000 की है। कह रहा है ये जो वेजेस हैं ये हमने 30 जून 2013 तक की पे कर दी, 30 जून 2013 तक की पे कर चुके हैं। तो लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो तो 31 मार्च में कंप्लीट हो गया। तो यानी जो 6,000 की वेजेस है ये कितने मंथ्स की हैं? ये 15 मंथ्स की वेजेस हैं, 15 महीने की वेजेस हो गई, जिसमें से 12 महीने तो मेरे करंट ईयर के हो गए और 3 महीने अगले साल के हो गए, अप्रैल मई जून। तो यानी टोटल जो वेजेस है वो कितने महीने की हैं? ये वेजेस आपके 15 महीने की वेजेस हैं, 15 मंथ्स की वेजेस हैं। पढ़ लो पॉइंट नंबर 4 दोबारा। कह रहा है वेजेस हैज बीन पेड अप टू 30 जून 2013। तो 30 जून 2013 से पहले तो 31 मार्च आ गया, मतलब मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया। तो यानी जो वेजेस है वो 30 जून 2013 तक पे हैं, तो जिसमें से 12 महीने तो मेरे करंट ईयर के हैं और 3 महीने मेरे नेक्स्ट ईयर के हैं। तो टोटल 15 महीने की वेजेस है ये 6,000। तो यानी एक महीने की कितनी हो जाएगी? 4,000 पर मंथ हो गई एक महीने की वेजेस। अब अपन को जो ट्रेडिंग वेजेस आपका क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहां शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में अपन को प्रीवियस
प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का कोई खर्चा शो नहीं करना होता है। तो अपन यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 2 वेजेस। टोटल कितनी वेजेस हैं? 6000। बट इसमें से आउट ऑफ दिस 6000 3 महीने की अगले साल की वेजेस है। तो एक महीने की वेजेस 400 रुपए थी, तो 3 महीने की वेजेस कितनी हो जाएंगी? 1200। तो जो एक्सपेंसेस अपन एडवांस में पे कर देते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो लेस करेंगे इसमें से प्रीपेड वेजेस। कितना है प्रीपेड वेजेस? 1200। तो यहाँ पे वेजेस आ जाएगी आपकी कितनी? 4800। 4800। ये ऐसे पता चला अपन को कि अपन को लिखा हुआ है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको वेजेस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको वेजेस गिवन है कितने की? 6000 रुपीज की वेजेस गिवन है। और पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है? इन पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि ये अपन ने 30 जून तक की पे कर दी। यानी अकाउंटिंग के स्टार्ट कब हुआ था? ये अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2012। तो ये 1 अप्रैल 2012 से लेकर 30 जून 2013 तक की पे हो गई है। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2013 कितने होते हैं? 15 महीने होते हैं। तो ये 6000 रुपए जो वेजेस है वो 15 महीने की है। तो यानी एक महीने की वेजेस कितनी हो गई? 400 रुपीज पर मंथ एक महीने की वेजेस हो गई। तो ये वेजेस कब से कब तक की है? 1 अप्रैल 2012 से 30 जून 2013। लेकिन मेरा अकाउंटिंग ईयर तो बीच में खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2013 को ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे को केवल कितने महीने की वेजेस लेनी है? 12 महीने की। तो इसमें से जो 3 महीने हैं वो नेक्स्ट ईयर के हैं। तो 400 इंटू 3 के हिसाब से इसमें से 1200 रुपीज की वेजेस नेक्स्ट ईयर की वेजेस हैं। तो नेक्स्ट ईयर की वेजेस अपन को शो नहीं करनी, इसलिए इसको मैंने यहां से लेस कर दिया। और जो एक्सपेंसेस अपन एडवांस में पे कर देते हैं वो हमारे असेट होते हैं। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड वेजेस कितना? 1200। प्रीपेड वेजेस कितना? 1200। नाउ स्टॉक आपको दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है कितना? 10,000। तो ओपनिंग स्टॉक को कहां लिखते हैं अपन? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है? 16,700। उसके बाद कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पे एडजस्टमेंट है। कंप्यूटर इज योर फिक्स एसेट। कंप्यूटर आपका फिक्स एसेट होता है, इसलिए इसको अपन कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। पॉइंट नंबर 1 एडजस्टमेंट का, कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1000। तो यहाँ पे कंप्यूटर का बैलेंस बचेगा 9000। एंड डेप्रिसिएशन इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कितना है? 1000। कंप्यूटर के बाद आपको बैंक दे रखा है, बैंक मतलब बैंक बैलेंस। तो कैश एट बैंक और बैंक बैलेंस इज योर करंट एसेट। तो इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे 7500। नेक्स्ट इज योर फर्नीचर। तो फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 1 फर्नीचर है आपका कितना? 20,000। पॉइंट नंबर 1 कह रहे डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है आपको कितना? 5%। तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो 5% ऑफ 20,000 कितना होता है? 1000। तो यहां कितना रह गया रिमेनिंग? 19,000। एंड डेप्रिसिएशन इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे? 1000 रुपीज का। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है फर्नीचर के बाद? कैरेज आउटवर्ड। सो कैरेज आउटवर्ड इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है कैरेज आउटवर्ड? सेल करते समय अपन जो कैरेज पे करते हैं, दैट कैरेज इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। सो इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? वो कैरेज जो एट द टाइम ऑफ परचेज अपन पे करते हैं, तो इट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस।
इट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड 5000। सैलरी, पॉइंट नंबर 2, सैलरी पे भी एडजस्टमेंट है, यहां लिखेंगे टू सैलरी, इनर कॉलम में कितना है 12,000। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1200 की, तो मतलब 1200 क्या है, ये हमारी करंट ईयर की सैलरी है जो हमने करंट ईयर में पे नहीं करी। तो बट ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे सारे खर्चे शो करते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड हो, वेदर पेड और नॉट। तो ऐड करेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, यहाँ आ जाएगा आपका 13,200, और आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 1200। सैलरी के बाद नेक्स्ट है आपका रेंट, तो रेंट पे भी है क्या एडजस्टमेंट, रेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो रेंट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहां लिखेंगे टू रेंट, कितना है रेंट आपका 8,000 रुपीज का। बैड डेब्ट्स ये कर ही लिया अपन ने एडजस्टमेंट। परचेज आपको दे रखी है, तो परचेज को कहा लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक के बाद, टू परचेज कितनी है परचेज आपकी 60,000, और साथ में सेल्स भी गिवन है, सेल्स का लिखते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 1,16,000। रिटर्न्स भी दे रखी हैं, तो जो डेबिट में वो तो सेल्स रिटर्न है, तो उसको तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिटर्न्स 2,000, और जो क्रेडिट में वो परचेज रिटर्न है, तो उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिटर्न कितना 1,000। एडवर्टाइजमेंट इट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको पीएनएल में लिखेंगे एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना है 4,500। डिस्काउंट, डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है, डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट, कितना है डिस्काउंट आपका 2,600। इंश्योरेंस प्रीमियम कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडेड, मतलब क्या है ईयर एंडेड, मतलब ये इंश्योरेंस जो है वो आपने एक साल का पे करा है, ईयर लिखा है ना, ईयर मतलब एक साल का पे करा है, लेकिन वो एक साल कब खत्म हो रहा है, वो ईयर एंड हो रहा है कब 30 जून 2013 को, वो ईयर कब एंड हो रहा है 30 जून 2013 को ईयर एंड हो रहा है। तो आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडेड, तो ईयर की बात हो रही है, तो ईयर कितने मंथ्स का होता है 12 मंथ्स का, तो आपने 12 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है कितना 2,000, लेकिन हमारी ये जो 12 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, तो उसमें से ये जो 12 मंथ्स है वो कब ओवर हो रहे हैं, ये 12 मंथ्स ओवर हो रहे हैं 30 जून को, कब ओवर हो रहे हैं 30 जून 2013 को, लेकिन हमारा इसके बीच में तो हमारा अकाउंटिंग ईयर ही खत्म हो गया, अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो गया 30 जून 2013 को, यानी इस 12 महीने में से ये जो 12 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है, इसमें से 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम अपन को शो नहीं करना, तो नेक्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का आ गया, और इंटू 3 कर दूंगा तो ये 3 महीने का आ जाएगा, तो 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम ये कितना आ रहा है 500, मतलब इस 2000 के इंश्योरेंस प्रीमियम में से 500 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम वो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट ईयर का कोई खर्चा यहां शो नहीं करना, तो यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 2000, लेस करेंगे इसमें से कितना प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है हमारा 500, तो यहां पे करंट ईयर का इंश्योरेंस आ जाएगा कितना 1500, और जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं वो हमारे असेट होते हैं, तो यहां लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 500। अब यहां पे देखो एक चीज है, जरा सुनना समझना ध्यान से, जब वेजेस की बात हुई थी तो मैंने कहा ये 15 महीने की है,
और जब मैं इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहा तो मैंने कहा ये 12 महीने का है। ऐसा क्यों हुआ? सेंटेंस पढ़ो, आपको खुद को डिफरेंस समझ में आ जाएगा। लिखा है वेजेस हैज बीन पेड अप टू 30 जून। वेजेस के लिए तो क्या लिखा था, ये 30 जून तक की पे है। और अब इंश्योरेंस वाला पॉइंट पढ़ो, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर। क्या लिखा है? फॉर द ईयर। और ईयर्स में कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको इसलिए मैंने यहां पे बोला कि ये वेजेस कितने महीने की है? 12 महीने की है, इसलिए मैंने इसको डिवाइडेड बाय 12 करा। और 12 महीने में से 3 महीने अगले साल के थे, इसलिए इंटू 3 करके ये अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम निकाल दिया 500। समझ में आ गया? तो जहां पे भी ईयर की बात होगी तो ईयर का मतलब होता है 12 महीने। तो मतलब ये जो 2000 का प्रीमियम अपन ने पे करा है, ये 12 मंथ्स का पे हुआ है। तो आउट ऑफ 12 मंथ्स 3 मंथ्स हमारे नेक्स्ट ईयर के हैं। कैसे पता चला 3 महीने अगले साल के? क्योंकि ये इंश्योरेंस प्रीमियम कब तक का पे हुआ है? 30 जून 2013 तक का पे हुआ है। तो 30 जून, और अपन फाइनल अकाउंट्स कब बता रहे हैं? 31 मार्च 2013 को बना रहे हैं। यानी अप्रैल, मई और जून 2013 ये अगले साल के हो गए। तो 3 मंथ्स के हो गए नेक्स्ट ईयर के। ठीक है, नेक्स्ट है बीआर एंड बिल्स पेबल। तो बिल रिसेबल आपका करंट एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे बिल रिसेबल 10,000 एंड बिल्स पेबल इज योर करंट लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल 8,000। कमीशन, कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां लिखेंगे बाय कमीशन। कमीशन आपकी इनकम है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस है कितना? 1,500। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। सैलरी का एडजस्टमेंट कर लिया, इंश्योरेंस का कर लिया, वेजेस पे कर लिया, प्रोविजन पे कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 19,400। और दूसरा इसको अपन कहा दिखाएंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा 19,400। हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्या आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 47,900। सो इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 47,900। इस ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपका कहलाता है नेट प्रॉफिट। वो आपका क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट। एंड दिस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या है बैलेंसिंग फिगर? 16,900। सो दिस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट में यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे अपन यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है आपका कितना? 16,900 का। तो एडलेस करेंगे, तो एडलेस करके ये क्या आ जाएगी आपकी? क्लोजिंग कैपिटल। एडलेस करके ये क्या आ गई आपकी? क्लोजिंग कैपिटल कितना? 56,900। और इसको अपन यहाँ बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 56,900। और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। ये आ रहा है 92,400। आया समझ में?